हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी की तरफ से हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी 2025 का मॉडल आंसर। तो एमपीपीएससी 2025 के मेंस के एग्जाम चल रहे हैं और इसके अंतर्गत जो जीएस 1 का पेपर है ना उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें एमपीपीएससी 2025 के पेपर में पहला प्रश्न 2 मार्क्स का जो आया था वो था उपधा परीक्षण। तो उपधा परीक्षण ध्यान रखिएगा, उपधा परीक्षण क्या है, इसका वर्णन यदि हम देखें तो वर्णन हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र, संस्कृत भाषा में लिखी गई ये रचना है और इसमें हमें प्रशासनिक अधिकारियों की जांच से संबंधित धर्म, अर्थ, काम और ध्यान रखिएगा भय, ये 4 चीजों की जानकारी से संबंधित ये परीक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। तो यदि मेंस में कैसे लिखना था तो ध्यान रखिएगा, वर्णन कहां मिलता है? उपधा परीक्षण का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और इसमें किस चीज की जांच की जाती थी? तो प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी उन प्रशासनिक अधिकारियों के धर्म, अर्थ, काम और भय के बारे में है ना ये परीक्षण किया जाता था, है ना। और इस परीक्षण का लाभ क्या है ना, कि जो भी व्यक्ति सही तरीके से खरा उतरेगा वो प्रशासन में आएगा और प्रशासन में यदि ऐसे अच्छे व्यक्ति आते हैं तो ध्यान रखिएगा भ्रष्टाचार कम होगा, सुशासन की स्थापना हो सकती है, राज्य अच्छे से संचालित होगा। इसके लिए उपधा परीक्षण है ना का वर्णन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था करंडी ताम्रपत्र अभिलेख, है ना। तो करंडी ताम्रपत्र अभिलेख कहां पर है? सबसे पहले याद रखना था आपको, तमिलनाडु में है। तो अवस्थिति कहां पर है? तमिलनाडु। दूसरा, इसका संबंध किस राजा से है? तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध था चोल राजा राजेंद्र प्रथम, है ना, जिन्हें दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा। तो करंडी ताम्रपत्र कहां पर है? तमिलनाडु में। इसका संबंध किससे था? चोल राजा राजेंद्र प्रथम से था। और इस ताम्रपत्र से हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा ताम्रपत्र से हमें चोल वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम ने जो सैन्य विजय हासिल की थी उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो सैन्य विजयों की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम के द्वारा भूमि अनुदान जो दिया गया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी करंडी ताम्रपत्र से। ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था, है ना, तो तीसरा प्रश्न क्या है? कनकूत प्रणाली, है ना। कनकूत प्रणाली बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था। कनकूत ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। 2 शब्द कौन से? एक का नाम है कन और एक का नाम क्या था? कूत, है ना। ये 2 शब्द हैं। कन का मतलब क्या होता है? कन का मतलब होता है अनाज। और कूत का मतलब क्या होता है? कूत का मतलब होता है अनुमान, संभावना, है ना। तो ये प्रणाली जो है ना, ये प्रणाली जो है वो मध्यकालीन भारत में मुगल, है ना, प्रशासन की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। इसके अंतर्गत खड़ी फसल का अनुमान के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। तो मध्यकालीन भारत में, है ना, भू राजस्व तय करने की जो प्रणाली है उसको कहा जाता था कनकूत प्रणाली। ठीक है ना। तो ये 3 प्रश्न हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 2 नंबर में, है ना, उसका प्रश्न का है समुद्रगुप्त के ऐरण अभिलेख का मुख्य महत्व क्या है ना। तो मुख्य महत्व पूछा गया है। महत्व, फोकस बिंदु क्या था? महत्व यह है कि इससे हमें गुप्तों के बारे में पता चलता है। गुप्त में अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे कि, है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यह जानकारी हमें पता चल रही है किससे? समुद्रगुप्त के ऐरण अभिलेख से। मतलब उत्तराधिकार के बारे में यह ऐरण अभिलेख हमें जानकारी देता है। दूसरी बात है समुद्रगुप्त ने जो प्रादेशिक क्षेत्रीय स्तर पर जो विजय हासिल की है इसकी जानकारी भी हमें ऐरण अभिलेख से प्राप्त हो रही है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसके उत्तराधिकार की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। दूसरा, हमें समुद्रगुप्त की जो सैन्य विजय क्षेत्रीय स्तर पर, है ना, प्रादेशिक स्तर पर जो सैन्य विजय हासिल की है यह जानकारी मिल रही है। और तीसरा, इस समुद्रगुप्त के समय यहां पर विष्णु मंदिर बनाया गया था, है ना। तो विष्णु मंदिर या विष्णु ध्वज, बोलिए, बात एक ही है। तो विष्णु मंदिर बनाया गया है। विष्णु मंदिर बनाया गया है मतलब इस टाइम पीरियड में, है ना, वैष्णव धर्म का प्रचार होता था, वैष्णव धर्म प्रचलित था, है ना। ये भी इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। बाकी ऐरण अभिलेख के बारे में हम बात करें तो ऐरण कहां पर है? ये सागर में है, ध्यान रखिएगा, है ना। और वीएस वाकणकर के द्वारा ऐरण अभिलेख की खोज की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा है
प्रश्न है सम्रांगण सूत्राधार। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, और ये राजा भोज के द्वारा लिखी गई है ना। तो इसके लेखक कौन है? लेखक हैं राजा भोज। किस शताब्दी में लिखी है? तो आप लिखेंगे 11वीं शताब्दी में। तो जब हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं लेखक, और लेखक के बाद डैश करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर लिखेंगे राजा भोज। क्वेश्चन में लिखेंगे 11वीं शताब्दी। किस भाषा, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब इसका विषय क्या है ना, तो इसमें शिल्प शास्त्र के बारे में, वास्तुकला के बारे में, नगर नियोजन के बारे में, है ना, यांत्रिक उपकरणों के बारे में तकनीकी जानकारी भी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो भवन निर्माण, शिल्प शास्त्र, नगर नियोजन के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज ने लिखी है, 11वीं शताब्दी में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है एमपीपीएससी ने। ग्वालियर के मानसिंह तोमर का संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान है ना। तो मानसिंह तोमर का क्या योगदान है? तो मानसिंह तोमर ने, है ना, संस्कृत में, है ना, मान कौतूहल नामक एक ग्रंथ लिखा है। मान कौतूहल, है ना, संस्कृत में मान कौतूहल ग्रंथ लिखा है। ये संगीत के बारे में, संगीत के सूक्ष्म विवरण इस पुस्तक में व्यक्त किए गए हैं। दूसरी बात है, इन्होंने कई सारी रागों का आविष्कार किया है ना, जैसे गुजरी राग है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुल राग है, बहुल राग, है ना, तो गुजरी राग, बहुल राग, मंगल राग है ना। तो ऐसी रागों का आविष्कार, है ना, मानसिंह तोमर ने किया है। साथ ही साथ मानसिंह तोमर की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि इन्होंने ध्रुपद शैली, है ना, को संरक्षण दिया है। तो संगीत की ध्रुपद शैली का जो विकास हुआ है वो मानसिंह तोमर के समय ही हुआ है। तो ध्रुपद शैली, शास्त्रीय संगीत की जो महत्वपूर्ण शैली है, इसका विकास इसके समय हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे संगीतज्ञों को संरक्षण दिया है, ये भी आपको, है ना, लिखना चाहिए बिल्कुल। तो संगीतज्ञ कई सारे हैं, बैजू बाबर, है ना, बैजू बाबरा, है ना, साथ ही साथ आप बख्शू नायक, है ना, तो नायक बख्शू नायक एक ही है ना, तो इनको भी संरक्षण दिया था। प्रारंभिक ज्ञान जो संगीत का है वो तानसेन ने, है ना, मानसिंह तोमर के, है ना, टाइम पीरियड में ही, है ना, उनकी पत्नी मृगनयनी से हासिल किया था। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया था, है ना, वो आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम लोगों से बना होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है अरविपुरम, है ना, आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है और ये दक्षिण भारत में हुआ है। तो दक्षिण भारत में हुआ है 1888, मतलब अगर आपको पर्टिकुलर डेट याद नहीं थी तो आप 19वीं शताब्दी भी लिख सकते थे। तो दक्षिण भारत में 1888 या 19वीं शताब्दी में हुआ। कहां पर हुआ? दक्षिण भारत में केरल राज्य में हुआ था, है ना। और श्री नारायण गुरु, है ना, नारायण गुरु के द्वारा, है ना, ये आंदोलन शुरू किया गया था। अब ये आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिखना बहुत जरूरी था। तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो गैर ब्राह्मण थे उन्हें मंदिरों में जो प्रवेश करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध, है ना, को दूर करना, है ना, इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, गैर ब्राह्मणों के द्वारा शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जातिगत, है ना, विषमताओं को दूर करने के लिए मंदिर में सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को प्रवेश देने के लिए यह आंदोलन केरल में 19वीं शताब्दी में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यही था, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम लोगों से, है ना, बना होगा। प्रश्न पूछा गया है कैक्टस लाइन, है ना, और ये क्वेश्चन में लिखा है नागफनी रेखा। तो ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश शासन के समय, है ना, ये नागफनी रेखा का निर्माण किया गया था। और इसका, तो सबसे पहले इसका संबंध ब्रिटिश शासन से है, ब्रिटिश शासन। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, है ना, ये रेखा लाने का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जो नमक की तस्करी थी उसे रोकना इसका एक उद्देश्य था। साथ ही साथ चुंगी कर लगाना भी एक उद्देश्य था। तो नमक की तस्करी को रोकना और चुंगी ना का मतलब चुंगी कर लगाना, है ना, ये उद्देश्य था इस रेखा का। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत 2500 मील, है ना, एक लंबी, है ना, झाड़ियों की एक बाड़ी बनाई गई थी। लगभग 12,000 लोगों को इस झाड़ी की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। इसी को कहते हैं कैक्टस लाइन या नागफनी रेखा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
जैतपुर बुड़वा मंगल मेला, है ना। ओके, तो जैतपुर बुड़वा मंगल मेला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपीपीएससी, है ना, आजकल एमपी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। बुड़वा मंगल मेला कब हुआ है? 1836 में। तो ये तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहाँ पर हुआ था? बुंदेलखंड में हुआ था, बुंदेलखंड, है ना। और तीसरी बात, है ना, जो इसके लीडर थे या जिसने तो बुड़वा मंगल जो मेला था 1836 का, वो चरखारी के राजा रतन सेन, है ना, ने आयोजित किया था। तो ध्यान रखना था, है ना, इस आयोजन कौन थे, आयोजक कौन थे, आयोजक कौन थे? तो चरखारी के राजा रतन सेन इसके आयोजक थे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था, है ना, इसी बुड़वा मंगल मेले में, है ना, 1842 के, है ना, बुंदेला विद्रोह की रूपरेखा तय की गई। तो 1842 के बुंदेला विद्रोह की रूपरेखा बुड़वा मंगल मेले 1836 में तय की गई थी, है ना। बाद में फिर बुंदेला विद्रोह के फिर 3 नायक हो जाते हैं, फिर वो यहां से अलग प्रश्न हो जाता है ना। आप मधुकर साय, हृदय साय और राजा परीक्षित के द्वारा बुंदेला विद्रोह को आगे बढ़ाया गया था। उन्हीं की लीडरशिप में बुंदेला विद्रोह आगे बढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ना, जो पूछा गया है वह है संस्कृति से संबंधित था प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, इन्होंने बस केवल इतना लिखा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ओपन क्वेश्चन था। तो जो भी जिसको प्रश्न मतलब पॉइंट्स आ रहे थे वो आप लिख सकता था। तो राष्ट्रीय पंचांग, है ना, शक संवत पर आधारित है। आप जानते हो शक संवत मतलब 78 ईस्वी, है ना, में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था, है ना। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा वो शक संवत पर आधारित है ना। साथ ही साथ हमने फिर 22 मार्च ये लिखना बड़ा जरूरी था। 1957 में भारत सरकार के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। ये पॉइंट लिखना जरूरी था। तो 22 मार्च 1957 में, 22 मार्च 1957 को, है ना, हमने अपने राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। अब ये राष्ट्रीय पंचांग ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा महत्व होता है। राजपत्र में या फिर समाचार पत्र, जो आकाशवाणी समाचार पत्र है या सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें भारत के राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है उन्होंने, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। और प्रश्न है धमनार गुफा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो धमनार गुफा सबसे पहले लोकेट क्या है, अवस्थिति कहां पर है? तो मंदसौर। तो धमनार गुफाएं कहां पर है? मंदसौर में। दूसरी बात है धमनार गुफाओं का संबंध ध्यान रखिएगा, है ना, बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म, है ना। तो यहां पर क्या है, गुफाएं हैं, है ना, स्तूप भी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर 51 गुफाएं प्लस स्तूप यहां से हमें प्राप्त होते हैं। और धमनार, चूंकि अगर हम एक बात करें मंदसौर में है, मंदसौर मालवा में आता है, तो मालवा में बौद्ध स्थापत्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल, आप विशेष पॉइंट करके इसको लिख सकते थे, बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, कायथा। तो कायथा क्यों प्रसिद्ध है ना। तो कायथा देखिए, कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है ना, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश में कई सारे ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं जिसमें कायथा सबसे प्रमुख है। तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल के रूप में कायथा प्रमुख है। अब हमें यहाँ से क्या मिला है ना, तो हमें कुछ साक्ष्यों के बारे में यहाँ पे बताना था। जैसे कई सारे साक्ष्य आप लिख सकते थे, है ना, जैसे कि हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है ना। तो यहाँ पे तांबे की आप कुल्हाड़ी आप लिख सकते थे, कुल्हाड़ी मिली है। साथ ही साथ तांबे के कंगन यहाँ से प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ यहाँ से मृत भांड भी प्राप्त होते हैं कायथा से। ठीक है, बाकी अगर हम कायथा की बात करें, है ना, तो कायथा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, उज्जैन में है, काली सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, है ना, ग्वालियर अखबार के बारे में, है ना, ग्वालियर अखबार के विषय में लिखें। तो ग्वालियर अखबार, है ना, एक हमारा बड़ा प्राचीन अखबार है। 1840 में इस अखबार को निकाला गया था और ध्यान रखिएगा ये उर्दू में निकाला गया था। और जब शुरुआत में निकाला गया है तो ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक। तो ये 3 पॉइंट हो सकते थे आपके, मतलब एक ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको लिखना है तो ध्यान रखिएगा 1840 में उर्दू में निकाला गया और ये कैसा था, साप्ताहिक था। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज 1856-57 में चर्बी वाले कारतूस, है ना, के बारे में जो बातें फैली थी उसका प्रकाशन भी हमारे ग्वालियर अखबार में किया गया था। 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण सोर्स के तौर पर इस अखबार को उस समय पहचाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्हें आपको मेंशन करना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है,
मुकुंदरा दर्रे का युद्ध है ना, तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट से ही बना होगा, है ना। मुकुंदरा दर्रे का युद्ध क्या है, ये कब हुआ? 1804 में उन्होंने दे ही दिया है ना। नहीं तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये समय का भी बना सकते थे, बट उन्होंने खुद ही दे दिया। तो मुकुंदरा दर्रे का युद्ध सबसे पहले कोटा मतलब राजस्थान में, है ना, तो राजस्थान में ये युद्ध लड़ा गया है। याद रखिएगा किसके बीच हुआ है, तो होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। होलकर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। होलकर इस समय राजा कौन थे? यशवंत राव होलकर थे, यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर, है ना, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय जो अंग्रेज कमांडर था उनका नाम क्या था? विलियम मानसन। तो विलियम मानसन, है ना, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। और ध्यान रखिएगा इसमें विलियम मानसन की सेना हार जाती है ना, यशवंत राव होलकर की सेना जीत जाती है। ये जो मुकुंदरा दर्रे का युद्ध है 1804, मतलब इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक भाग था मुकुंदरा का युद्ध। तो ये भी एक पॉइंट मेंशन किया जा सकता था। ठीक है, चलिए एक जो हमारा अगला प्रश्न है वो है गणेश नृप श्लोका, है ना। तो गणेश नृप संग्रह श्लोका, गणेश नृप नाम से एक पुस्तक है ना, रूपनाथ झा ने लिखी है, रूपनाथ झा। तो ध्यान रखिएगा गणेश नृप नामक ये जो पुस्तक है ना, ये रूपनाथ झा ने लिखा है। और रूपनाथ झा जो थे, है ना, गौड़ शासक थे, है ना, शिवराज गौड़, तो उनके दरबारी कवि थे, है ना। तो रूपनाथ झा गौड़ शासक शिवराज गौड़ के दरबारी कवि थे। अब रूपनाथ झा ने जो पुस्तक लिखी है, ध्यान रखिएगा ये संस्कृत में ये पुस्तक लिखी है। और सबसे महत्वपूर्ण इस पुस्तक में क्या बताया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें 52 गणों की भी जानकारी मिलती है ना। तो 52 गणों की जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें 52 गढ़, तो संग्राम शाह के द्वारा 52 गढ़ स्थापित किए गए थे, उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ गौड़ राजवंश की जानकारी, गौड़ राजवंश की जानकारी मतलब वंशावली की जानकारी भी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो यादवराव है या संग्राम शाह है, दलपत शाह है, इनके बारे में भी हमें इस पुस्तक से ही, है ना, जानकारी प्राप्त होती है। तो गणेश नृप वर्णम संग्रह श्लोका, है ना, इसमें लिखा है, तो आपको यही मेंशन करना था। रूपनाथ झा, है ना, इसके लेखक है, संस्कृत में लिखी गई है। गौड़ राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, 52 गौड़ों के बारे में हमें इससे पता चलता है। तो ये 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला संस्कृति से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, मतलब एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आगे 7 मार्क्स और आपके 10 मार्क्स के लिए हम आगे अगले वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।